हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से कोटेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की लाइनें देखेंगे, ठीक है। उनके वर्क की लाइनें, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं मतलब कोटेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स की। तो आज इस वीडियो में हम 5 कोट्स देखेंगे, यानी कि मतलब 5 कह रहे हैं 50 लाइन्स देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स की लाइनें होंगी। इसके बाद जो कुछ भी रहेगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे उसको, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट उनकी लाइनें हैं, उनके वर्क की लाइनें हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद जो बचेगी लाइनें, या तो मैं उसकी क्लास ले लूँगी या फिर उसको हम प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे जब मैं टीजीटी की प्रैक्टिस कराऊँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार जो वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एलटी की स्पेशल क्लासेस मिलती है। एलटी की आपको ना पूरी थ्योरी क्लासेस मिलती है इस चैनल पर, जिसमें अभी तक 29 क्लास हो चुकी है, जो कि थ्योरी क्लास है। अगर आपको एलटी की क्लास चाहिए, थ्योरी चाहिए, तो ये 29 क्लास है। आप मेरे जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिएगा, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एलटी की, जिसमें आपको 29 क्लास शो हो रही होगी, जो कि थ्योरी क्लास है। तो आप जाके वहाँ पे अपनी तैयारी करिए। एंड टीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, पीजीटी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो इस चैनल पर काफ़ी कुछ मिलने वाला है। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी किया करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। फीडबैक से ये होगा कि पता चलेगा कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और अपना फीडबैक, क्लासेस अच्छी लग रही है तो उसके लिए फ़ीडबैक भी दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और वीडियो बनानी है, आपके लिए ये वर्क करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें हम 50 कोटेशन देखेंगे, वो भी वर्ड्सवर्थ के वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको ना ऐसे आपको करा रही हूँ, वन लाइनर के थ्रू करा रही हूँ। देन मैं क्या करूँगी ना, इसका प्रैक्टिस कराऊँगी फिर। तो प्रैक्टिस में मुझे पूरे के पूरे नंबर चाहिए जब मैं इसका प्रैक्टिस कराऊँगी, स्पेशली जब टीजीटी की प्रैक्टिस कराऊँगी, ठीक है। तो मुझे पूरे के पूरे नंबर आपसे चाहिए, इसलिए मैं पूरा फैक्ट ये करा रही हूँ। और जो 2000 वाली सीरीज चल रही है आपके फैक्ट वाली, उसकी भी पूरी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। अभी तो सिर्फ फैक्ट चला रही हूँ, जिसमें हमने 5 क्लासेस देख ही लिए हैं 2000 वाली, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट कोटेशन है आज की क्लास का, द माइंड ऑफ मैन माई हॉन्ट एंड द मेन रीज़न ऑफ माई सॉन्ग। ये किसकी लाइन है? प्रीफेस टू द एक्सकर्जन की लाइन है। ये ध्यान रखना है। ये कब आया था? 1814 में आया था। जो द रिक्ल्यूज की ये सेकेंड बुक है, ठीक है। रिक्ल्यूज की सेकेंड बुक है, 1814 में आया था। रिक्ल्यूज जो वर्ड्सवर्थ लिखना चाहते थे, एक लंबा वर्क था उनका, लेकिन लिख नहीं पाए, जो कि इनकम्प्लीट है। लेकिन उन्होंने सिर्फ रिक्ल्यूज की 2 ही बुक को लिख पाए थे, तीसरा उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया। पहली बुक थी द होम एट ग्रासमेयर, जो 1888 में आया था। दूसरी बुक थी द एक्सकर्जन, जो 1814 में आया था। और जो इसका प्रिल्यूड था वो सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में उसको लिखा गया था, ठीक है। बाद में थर्ड बुक तो आई नहीं रिक्ल्यूज की, ये ध्यान रखना है। एंड जो आपका प्रिल्यूड था ना, वो इंट्रोडक्शन के तहत, मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा जाना था, लेकिन बाद में प्रिल्यूड को इंडिविजुअल पोएम की तरह उसको पब्लिश कराया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक्सकर्जन की लाइन है ये, द माइंड ऑफ मैन माई हॉन्ट एंड द मेन रीज़न ऑफ माई सॉन्ग। इस लाइन में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? प्रीफेस टू अगर हम बात करें इस लाइन में वर्ड्सवर्थ बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि इनकी पोइट्री का जो मेन विषय होता है वो केवल बाहरी दुनिया नहीं है। बाहरी दुनिया जैसे कि पहाड़, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ऐसा नहीं है सिर्फ वो माउंटेन्स के बारे में बताते हैं, रिवर्स के बारे में बताते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं। इनकी पोइट्री केवल नेचर पे नहीं है, बल्कि इनकी पोइट्री ना मनुष्य के मन का भी है। यानी कि ये इंसान, ह्यूमन के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या जटिलताएँ चल रही हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इमेजिनेशन है, क्या यादें हैं, यानी कि मेमोरी, क्या थॉट्स हैं, इसकी भी मतलब वो मनुष्य के इन सभी चीज़ों में गहराई से उतरना चाहते हैं। तो इनकी पोइट्री ना ये सारी चीज़ें भी बताती हैं, वो इस पर भी अपनी पोइट्री लिखते हैं। इनके लिए मानव मन की वह जगह है जहाँ दुनिया का असली मतलब बनता है। यानी कि मानव के अंदर क्या चल रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या इमोशंस है, क्या इमेजिनेशन है, क्या मेमोरी है, क्या थॉट्स है, मानव के अंदर जो चल रहा है, इनकी पोइट्री उसी को दिखाती है। यही इनकी सबसे बड़ी प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें इन्होंने यही बताया, द माइंड ऑफ मैन माई हॉन्ट एंड द मेन रीज़न ऑफ माई सॉन्ग। आगे चलते हैं। द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू द सॉकेट। तो ये भी आपके एक्सकर्जन की लाइन है, बुक फर्स्ट की लाइन है, 1814 में आया था। तो आज इसको हम ना
फैक्ट के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन जब इसका आंसर आएगा यानी कि प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, एक्सकर्जन में आती हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, द गुड डाई फर्स्ट, यानी कि अच्छे लोग पहले मर जाते हैं। एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट, और जिनके दिल गर्मी की धूल की तरह सूखे होते हैं, बर्न टू द सॉकेट, वह अंत तक जलते रहते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये जीवन के जो ट्रेजिक और निराशावादी अवलोकन को दिखाते हैं, मतलब जीवन के ट्रेजिक चीज़ों को दिखाते हैं। मतलब पोएट का मानना है कि जो लोग अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं, वो अक्सर कम उम्र में ही मर जाते हैं। हम कहते हैं ना, जिनकी डेथ जल्दी हो जाती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था। और अच्छे लोग को ऊपर वाला भी पूछता है, भगवान पूछते हैं ना, ये ऐसा कहा जाता है ना कि अच्छे लोग को भगवान भी अपने पास बुला लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने भी वही बात कही है कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग दयालु होते हैं, वो अक्सर कम उम्र में ही मर जाते हैं। और इसके जस्ट विपरीत अगर हम देखें तो जिन लोगों के दिल में कोई भावना नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता, कोई पिटी नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, मतलब उनको इन्होंने क्या कहा है, उनको इन्होंने कहा है ड्राई एज समर डस्ट, मतलब गर्मी की धूल की तरह सूखे दिल वाले, जिनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई पिटी नहीं है, कोई लव नहीं है। वो क्या करते हैं, वो एक लंबा और एकदम वेस्ट क्या बोलते हैं, निरर्थक जीवन जीते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक मोमबत्ती पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो जाती है, बर्न टू द सॉकेट। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सकर्जन में इन्होंने कहा है अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो काफ़ी दिन तक जीते रहते हैं, जिनको ऊपर वाला भी नहीं पूछता, तुम दुनिया में ही रहो। ठीक है, और जो लोग जल्दी कम उम्र में मर जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा बंदा था और बहुत ही अच्छा था। तो भगवान भी ऊपर वाले को पूछते, मतलब अच्छे लोग को पूछते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये लाइनें कहाँ पे आएंगी, ये तो सबकी जानी मानी लाइनें हैं, सभी को पता होगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट अपीयर टू इंथुजियास्ट, ये आपके, तो ये लाइनें प्रिल्यूड की ही लाइनें हैं, बट प्रिल्यूड के किस मूवमेंट को दिखाता है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एज को दिखाता है। ठीक है, तो ये लाइनें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों के जो इंथुजियास्ट, उसके बारे में वर्ड्सवर्थ बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की है, डॉन की बात की है। डॉन मतलब क्या होता है, भोर। भोर मतलब नए एज की शुरुआत का यहाँ पे सिंबल है। डॉन मतलब जैसे सुबह होती है, नहीं, जब भोर का समय होता है तो सुबह होती है। तो यहाँ पे इन्होंने इस डॉन का वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, एक नए एज की शुरुआत के लिए यूज़ किया है। जब क्या थी, जब एक नया एज, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो 3 मोटो क्या था, लिबर्टी क्या था, लिबर्टी था और इक्वलिटी था एंड फ्रेटर्निटी था। फ्रेटर्निटी है ना, ये तीनों मोटो था, 3 था। मतलब जब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के नारे हवा में गूंज रहे थे। एक नई एज की शुरुआती, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआती दिनों में क्या था, जब लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के नारे गूंज रहे थे। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये उस हिस्टोरिकल टाइम में जीवित रहना ही एक आनंद की बात थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। लेकिन उस समय युवा होना और उस रेवोल्यूशन की ऊर्जा और आशा को महसूस करना, वो कैसा लगता था, एक हेवन जैसा अनुभव लगता था। तो ये लाइनें ना युवावस्था के जोश को दिखाती है, एक बेहतर दुनिया के सपने को दिखाती है ये लाइनें। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की जो उत्साही है उस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, नॉट चॉइस बट हैबिट रूल द अनरिफ्लेक्टिंग हार्ट। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, नॉट चॉइस बट हैबिट रूल द अनरिफ्लेक्टिंग हार्ट। ठीक है, अगर बात करें इसकी लाइनें, तो ये जो लाइनें ना, ग्रांट दैट बाय दिस अनस्पेयरिंग हरिकेन 1822 में इसकी लाइनें हैं। ये भी वर्ड्सवर्थ के ही लिखा गया वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। नॉट चॉइस मतलब चुनाव नहीं, बट हैबिट यानी कि जो आदत ही है, क्या, अनरिफ्लेक्टिंग हार्ट, विचारहीन झुंड पर शासन करती है। तो इस लाइन में वर्ड्सवर्थ ना समाज की तीखी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग, यानी कि मोस्टली लोग, जिनको वो क्या कहते हैं, अनरिफ्लेक्टिंग हार्ट कहते हैं, यानी कि विचारहीन झुंड। वे कहते हैं कि जो मोस्टली लोग अपने जीवन के डिसीजन सोच समझ कर अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने जीवन का डिसीजन कैसे लेते हैं, केवल अपने हैबिट की वजह से लेते हैं। या तो उनकी आदत होगी उस तरह लेने की, या फिर जो समाज में परंपराएं चल रही हैं, जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, समाज की परंपराएं हैं या सामाजिक रीति रिवाज,
उस चीज़ को ये आंख बंद करके पालन करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हर्ड शब्द यूज किया, यानी कि झुंड शब्द का यूज़ ये दिखाने के लिए किया गया है कि लोग जो है ना वो भेड़ बकरियों की तरह ही बिना सोचे समझे एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी कि समाज में कोई परंपरा चल रही है तो उसको भी फॉलो कर लो, उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं है। जैसे दूसरे लोग फॉलो करें तो हम भी फॉलो करो, हम लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसको आंख बंद के लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह भेड़ बकरियां एक झुंड में एक साथ चलती हैं, उसी तरह लोग भी भेड़ बकरियों की तरह बिना सोचे समझे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, एक कटाक्ष किया है, एक क्या बोलते हैं, सटायर किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। वी मस्ट बी फ्री और डाई वी स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड। तो ये किसकी लाइन है, ये बताना है। इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द फ्लड की लाइन है। 1807 में आया था ये वर्क, आपने ध्यान रखना है। और इसका वर्क का नाम यही है, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ। ठीक है, इतना वर्क का नाम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर और मिल्टन की बात की है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इतना ही है, ये ध्यान रखना है। दैट द फ्लड पूरा है, ये मतलब इस वर्क की ना ये फर्स्ट लाइन है पूरी। तो ऐसा पहले होता था ना कि जो वर्ड्सवर्थ वगैरह जैसे जितने भी पोएट्स थे, मिल्टन वगैरह, तो ये लोग क्या ना टाइटल नहीं देते थे अपने पोएम की। तो ये लोग अपने पोएम की जो फर्स्ट लाइन रहती थी ना उसी को टाइटल बना देते थे। तो ये टाइटल है, टाइटल ये है, और ये पोएम की फर्स्ट लाइन पूरी है। इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द फ्लड, उसके बाद आगे आएगा ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम विच टू द ओपन सी, ये आगे की पूरी लाइन है। खैर, इसी में ये लाइनें आपकी मिलेंगी। वी मस्ट बी फ्री और डाई वी स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड। इस लाइन में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि हमें आज़ाद होना चाहिए या मर जाना चाहिए। हम जो भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो शेक्सपियर ने बोली है। तो इस लाइन में वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड की जो लिबर्टी है, उसकी जो महान संस्कृति है या उसके लिटरेरी लेगेसी से जोड़ते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो लोग शेक्सपियर जैसे महान लैंग्वेज बोलते हैं और मिल्टन जैसे महान पोएट के नैतिक और धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, उनके लिए गुलामी में रहना तो इम्पॉसिबल है। उनके लिए लिबर्टी ही एकमात्र विकल्प नहीं है, एकमात्र ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नीड है, एक आवश्यकता है, जिसके लिए वो मरने को भी तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंग्लैंड की पहचान और उसकी वैल्यू की रक्षा कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जिस तरह शेक्सपियर ने, मतलब शेक्सपियर जैसी जो लोग शेक्सपियर जैसी भाषा बोल रहे हैं, शेक्सपियर जैसा सोच रहे हैं कि शेक्सपियर का अनुकरण करें, मिल्टन का अनुकरण। तो मिल्टन कैसे थे, शेक्सपियर कैसे थे? तो पक्का उनके मिल्टन के लिए तो गुलामी में रहना असंभव था। तो फिर मिल्टन को आप मान रहे हो तो फिर गुलामी में रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन in lands beyond the sea, it not England did I know till then what love I bore to thee। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ पेन का, इस पे आएंगे। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ही लाइन है, जो कि आपको पता भी होगा ये किसकी लाइन है। तो ये आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन की ही लाइन है, जो 1807 में आया था। 5 लूसी पोएम था ना, ये 5 लूसी पोएम की एक लूसी पोएम है, मतलब एक है ये पोएम, उसमें ये भी पोएम आती है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। ठीक है, ये आया था 1801 में, इसको ऐड किया गया था, और ये 1807 में पब्लिश हुआ था, लेकिन 1801 में इसको ऐड किया गया था। यानी कि 5 लूसी पोएम में 4 लूसी पोएम आपके 1798 के करीब गया था। लेकिन ये वाली जो 5 वाली थी ना, इसको ना 1801 में ऐड किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो लाइनें हैं आपके आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन में है, इसमें ये क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ, ये जो लाइनें हैं, ये जो पोयम है, ये देश प्रेम की उस इमोशन को बताते हैं जो अक्सर घर से दूर जाने पर महसूस होती है। जैसे हम कहीं शहर में जाते हैं घूमने के लिए तो हमको अपना घर याद आता है ना। अपने ही मतलब अपने भारत देश में रहेंगे और अपने घर से कहीं दूसरे जगह जाते हैं, मुंबई या फिर आप दिल्ली जाते हो या फिर दुबई जाते हो, कहीं भी कमाने के लिए जाते हो तो आपको अपना घर याद आता है। लेकिन अगर आप देश छोड़ के दूसरे देश में जाओगे तो आपको अपना देश याद आएगा। उसी तरह यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का भी है, सेम हाल ही है। यहाँ पे वो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ यानी कि पोएट कहते हैं कि जब तक वो विदेश में थे, फॉरेन कंट्री में थे, अनजान लोगों के बीच नहीं घूमे थे, तब तक तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वह अपने देश इंग्लैंड से कितना गहरा प्रेम करते हैं। धूरी और अलगाव ने, और जैसे ही वह दूसरे फॉरेन कंट्री में दूसरे देश में गए तो उनको एहसास हुआ
क्योंकि वो अपने देश से दूर हो गए, अलगाव हो गया, उनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। जिस तरह आप दूर रहते हो ना तो घर की याद बहुत आती है, जो यादें होती हैं वो और भी ज़्यादा प्रेम को गहरा कर देती है ना अपने घर के परिवार लोगों से। उसी तरह आप दूसरे देश में जाओगे तो अपना देश बहुत याद आता है। सेम वर्ड्सवर्थ का भी यही हाल था। तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता था, जब मैं इंग्लैंड में था, अपने देश में था, तो मुझे नहीं पता कि मैं इतना प्रेम करता हूँ अपने इंग्लैंड से। लेकिन जैसे ही मैं विदेश गया अनजान लोगों के बीच में, जब तक नहीं घूमा था, जब घूमा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। ये प्रेम, ये दूरी, ये अलगाव ने मेरे मन में मेरे इंग्लैंड के लिए और भी प्रेम को बढ़ा दिया। तो ये इन्होंने इसमें बात कही है। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑन दैट बेस्ट पोर्सन ऑफ गुड मैंस लाइफ हिज लिटिल नेमलेस एंड रिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। तो ये लाइनें आपकी टिंटन एबे की लाइनें हैं, ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट लाइन कराऊंगी मैं इसमें, ठीक है। ऑन दैट बेस्ट पोर्सन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ हिज लिटिल नेमलेस एंड रिमेंबर्ड एक्ट। तो ये जो लाइनें हैं ना आपकी कहाँ पे आती है, टिंटन एबे में आती है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ एक अच्छे जीवन की रियलिटी को बता रहे हैं कि एक अच्छा जीवन क्या होना चाहिए। उनके अनुसार कोई पर्सन के लाइफ का, अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा उसकी बड़ी बड़ी जो सक्सेस है, जो फेमस है, वो नहीं, बल्कि उसके द्वारा दिया गया जो दया है, जो प्रेम के छोटे छोटे काम हैं जिसकी आप गिनती ही नहीं करते हो। जैसे कि एवरीडे लाइफ में आप क्या करते हो, किसी पे दया कर दिए, किसी पे प्रेम दिखा दिए, कोई अच्छा काम कर दिए, उसकी जिसकी आप गिनती नहीं करते हो। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, बड़ी बड़ी प्रसिद्धि ही सब कुछ है। नहीं, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे खारिज करते हैं, कहते हैं किसी भी इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है जो इंसान अपनी रोज़मर्रा में जो वो करता है, डेली लाइफ में दया करता है, प्रेम करता है, छोटे छोटे अनगिनत काम करता है, जिसे कोई नाम नहीं देता, जो दूसरों की नज़र में नहीं आते, लेकिन जिनकी यादें दिलों में बस जाती है, वही सबसे अच्छा जीवन है, इन्होंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आर। मैंने पढ़ाया टिंटन एबे, यूट्यूब पे ही पढ़ाया, आपके एलटी के सिलेबस में है। मैंने पूरी पोएम पढ़ाई है, इससे एलटी के सिलेबस में पूरी है ये, तो पूरी पोएम मैंने पढ़ाया है इसको। आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लाइनें आपकी टिंटन एबे की लाइनें हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये भी आपकी टिंटन एबे की लाइनें हैं। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, मैंने नेचर को देखना सीखा है, नॉट एज इन द आर, ना कि उसे विचारहीन युवावस्था के समय के देखता। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये लाइन दिखाती है कि समय के साथ नेचर के प्रति वर्ड्सवर्थ का जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, वो उसमें कैसे मैच्योरिटी आई है। वे कहते हैं कि वे नेचर को केवल अपनी जवानी की तरह मौज मस्ती या आनंद के सोर्स के रूप में नहीं देखते हैं। यानी कि जब वो यूथ डेज़ में थे, ये मैंने पढ़ाया है, जब वो यूथ डेज़ में थे, जब वो नेचर को देखते थे तो एज ए सीनरी, मतलब जैसे होता नहीं, नेचर को हम लोग देखते हैं कितना मस्त है, चलो इसको कैप्चर किया जाए, इसको कैप्चर किया जाए, कितनी अच्छी सीन है। तो वर्ड्सवर्थ भी जब यूथ डेज में थे, नेचर को देखते थे कुछ इसी तरह मौज मस्ती आनंद के सोर्स के रूप में ही देखते थे। लेकिन अब उनका, जब वो एडल्ट में आ गए हैं, तो अब उनके नेचर को देखने का जो तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है, ठीक है। अब उनका जो अनुभव है वो गहरा हो गया है। अब जब वो नेचर को देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, अब सिर्फ सीन नहीं दिखाई देता, सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाई देती, बल्कि मानवता के जो दुख सुख हैं, यानी कि ह्यूमन के जो दुख सुख हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दर्द है, वो सारी चीज़ें उनको वो शांत उदास संगीत अब नेचर में दिखाई देती है। नेचर अब उनके लिए क्या हो गया है, एक सुंदर सीन नहीं रह गया, बल्कि एक फिलॉसफी वाला गाइड बन गया है, जो उनके जीवन की गहरी सच्चाइयों से जोड़ रहा है, उनको गाइड कर रहा है। समझ में आया, इसमें इन्होंने ये बात कही है। आगे चलते हैं, ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट एंड व्हाट परसीव। तो ये भी लाइनें आपके टिंटन एबे की लाइनें हैं, ध्यान रखना है ये भी। और इसमें भी वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हम दुनिया को केवल इनएक्टिव रूप से देखते हैं या सुनते नहीं हैं, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय रूप से देखते हैं या सुनते नहीं हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, लाइक हमारे कान, आँख और हमारा जो मन है, इस प्रोसेस में क्या है, एक्टिव है। यानी कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो बाहरी दुनिया और हमारी अपनी कल्पना, इमोशंस और थॉट का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो भी हम बाहर दुनिया में देखते हैं उसको अपनी लाइफ में अपने अंदर महसूस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आएंगी? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ये भी कब आया था? 1798 में आया था। तो ये इसकी लाइनें हैं, ठीक है। देखिए जो इसमें मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसके बाद अगर छूट रहा है तो उसको हम ना प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे, या फिर एक क्लास और आ जाएगी इसकी, एक क्लास और ले लेंगे या फिर प्रैक्टिस के थ्रू देख लेंगे, ऐसे मैं कवर कर दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हाँ, तो ये जो लाइन है ना, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये 1798 में है। और सेशन को लाइक भी कर दिया करें, लाइक बहुत कम करते हो, फीडबैक भी नहीं देते आप, और लाइक भी बहुत कम करते हो। इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए कि आपको, मतलब मैं सोचती हूँ कि एक भी चीज़ें छूटे ना, जब एग्ज़ाम में मैं सब कुछ पढ़ा दूँ। ऐसा नहीं है कि ये फ्री, सब फ्री ही है, सब फ्री में मैं सब पढ़ा दूँ ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आएंगी। तो सोचती हूँ कि हर, यानी कि लाइनें, एक भी लाइनें ना छोड़ूँ, कहाँ से पूछ लेगा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ तक मैं सोचती हूँ आप लोग के लिए। और आपका काम क्या है? सिर्फ फीडबैक देना और लाइक करना, इतना भी नहीं करते आप लोग। खैर चलिए। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। तो ये लाइनें आपकी लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग की लाइनें हैं। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ना, मानव समाज में जो भी भ्रष्टाचार है, जो दर्द है, उस पर पोएट के गहरे दुख को दिखाते हैं। पोएट नेचर में बैठकर उसकी सुंदरता को देख रहे हैं, और ये जो सुंदर दृश्य है उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इंसानों ने, ठीक है, इंसानों ने एक दूसरे के साथ कितना व्यवहार किया है। यानी कि इंसान क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं, शोषण करते हैं, सामाजिक अन्याय है। ये सब नेचर नहीं सिखाता। नेचर तो बहुत सरल है, बहुत आनंदमय है। नेचर का रूल यही है। बाकी तो इंसान नेचर के खिलाफ ही जा रहा है ना। तो ये इसमें इन्होंने बताया है। बहुत बड़े पुजारी थे नेचर, सिर्फ नेचर, सिर्फ नेचर, सिर्फ नेचर, नेचर, नेचर और नेचर, ठीक है। लेकिन नेचर के अलावा इन्होंने और भी बात की है। मनुष्य मन के, ह्यूमन मन के अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जटिलताएँ हैं, उसके बारे में भी बात की है इन्होंने। जैसे कि आप इमॉर्टैलिटी ओड में देख लोगे, वहाँ पे भी ह्यूमन के बारे में उन्होंने बात किया है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, सी इज़ अ फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर। तो ये लाइनें भी आपकी कहाँ पे आती हैं? मिल्टन 1802, सॉरी मिल्टन की, टू मिल्टन की लाइनें हैं, जिसे आप लंदन 1802, इसके दो टाइटल हैं। लंदन 1802 की लाइनें हैं ये, जिसे टू मिल्टन भी कहा जाता है। और ये ऐसा है ना कि उस टाइम क्या किया जाता था, पोइट्री की, यानी कि पोएम की फर्स्ट लाइन को ही टाइटल बना दिया जाता था। बाद में टाइटल ये बना था टू मिल्टन लंदन 1802 की लाइन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ हैं, ये सोनेट है, ठीक है। टू मिल्टन यानी कि लंदन 1802, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये एक सोनेट है। इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ 17वीं सेंचुरी के एक महान ग्रेट पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनको इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं। वे अपने समय के इंग्लैंड के जो नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट है उससे बहुत दुखी हैं। यानी कि जब वर्ड्सवर्थ थे तो इंग्लैंड में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। इंग्लैंड अपने डिक्लाइन की तरफ था। तो वर्ड्सवर्थ को बहुत दुख फील होता है इंग्लैंड को इस तरह देखते हुए। तो ये क्या करते हैं, ये मिल्टन के समय को याद करते हैं कि मिल्टन कैसे थे और उस समय इंग्लैंड कैसा था। तो फिर ये इंग्लैंड को क्या, मतलब मिल्टन को इन्वोक करते हैं कि काश मिल्टन इस समय होते, इस एज में होते, इस जॉनरा में होते, ठीक है। वे इंग्लैंड की तुलना किससे करते हैं? एक फेन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर से करते हैं, स्थिर पानी का दलदल। जैसे एक पानी एक जगह पे रुक जाता है, कोई पानी बह रहा है तो उसमें तो कोई कीड़ा मकोड़े नहीं आएंगे, लेकिन पानी अगर एक जगह रुक गया तो वो दलदल बन जाएगा, और दलदल बन रहा है तो वो पानी सड़ रहा है, उसमें काफ़ी कीड़े मकोड़े। तो इस दलदल को वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? इंग्लैंड एक दलदल बन चुका है, जिसका मतलब समाज सड़ रहा है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, मतलब जीवन की शक्ति ही नहीं बची है। तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि मिल्टन कैसे थे? बहुत ही नैतिकता वाले थे, मजबूत नैतिकता वाले थे, बहुत ही साहसी थे, बहुत ही पावरफुल पोएटिक वॉइस के लिए जाने जाते थे। इसलिए वही हैं जो इंग्लैंड को इस पतन से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मिल्टन को बुला रहे हैं। The child is the father of man and I could wish my days to be bound each to each by natural piety। ठीक है। तो my heart leaps up when I behold, तो ये जो लाइनें हैं ना आपकी, ये लाइनें my heart leaps up की है, ठीक है। ये टाइटल है पोएम का और ये पोएम की फर्स्ट लाइन है। तो my heart leaps up की लाइन है, या फिर आप द रेनबो बोल सकते हो, द रेनबो की लाइन है, ठीक है।
द रेनबो की लाइन है या माई हार्ट लीव्स अप की लाइन है, दोनों नाम है इसके, तो ये ध्यान रखना है। इसमें ये क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये लाइनें आपकी माई हार्ट लीव्स अप या रेनबो की लाइन है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, तो ये याद रखना है ये लाइनें, यानी कि बच्चा ही मनुष्य का पिता है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जिसका गहरा डीप मीनिंग यही होगा कि हमारे बचपन का जो अनुभव होता है, हमारी जो मासूमियत होती है, नेचर के प्रति हमारा जो शुरुआती आश्चर्य होता है, वो जब हम बड़े होते हैं ना, तो उसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। जब मतलब जो हम बचपन में सीखते हैं, महसूस करते हैं, वही हम बड़े होने पर उसी का आकार देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाउंड विद इन द सोनेट टू स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड, थोड़ा थोड़ा समझ के जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें करना है। अगर मैं एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाऊंगी, एक फैक्ट को, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। बाउंड विद इन द सोनेट स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड, तो ये लाइनें जो है ना, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? नन्स फ्रेट नॉट एट दियर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, नन्स फ्रेट नॉट एट दियर कॉन्वेंट्स नैरो रूम की लाइनें हैं बाउंड विद इन द सोनेट स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ये लाइनें आपकी यहीं पे आती हैं। ओके, तो इस लाइने में जो वर्ड्सवर्थ है ना, ये एक सोनेट है और इस सोनेट में वो क्या करते हैं, मतलब ये सोनेट है। कई लोग मानते हैं कि सोनेट जैसा जो हार्ड रूल होता है ना, उसको लिखना काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन वर्ड्सवर्थ इससे मतलब वो डिसएग्री करते हैं। वे तर्क देते हैं कि जो सीमाएं हैं, मतलब जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है, वास्तव में वही हमारी लिबर्टी प्रदान करती हैं। जैसे किसी चीज़ में लिमिटेड कर दो किसी चीज़ को, तो वही लिबर्टी है। जैसे एक नन मठ के छोटे कमरे में, मतलब यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक एग्जाम्पल देते हैं। मतलब जैसे एक नन है, वो मठ के छोटे से कमरे में शांति पाती है, या एक सन्यासी अपनी छोटी सी कोठरी में संतुष्ट रहता है, वैसे ही एक पोएट है जो सोनेट के छोटे से स्कैंटली प्लॉट ऑफ ग्राउंड, मतलब छोटे से भूखंड के भीतर भी काम करके अपनी राइटिंग को वो सेंटर्ड कर सकता है, अपनी राइटिंग को वो शक्तिशाली बना सकता है। उसके लिए कोई भी अनुशासन नहीं है, वो हर चीज़ से मुक्त है, हर चीज़ से फ्री है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है। विद जेंटल हैंड टच फॉर देयर इज अ स्पिरिट इन द वुड, तो ये नटिंग की लाइन है, 1800 में आया था ये लाइन। वर्ड्सवर्थ का जो नेचर के प्रति गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसको दिखाते हैं, जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं, पैंथीज्म कहा जाता है। तो उनका मानना क्या था? विद जेंटल हैंड टच विद देयर इज अ स्पिरिट इन द वुड्स, इनका मानना ये था कि नेचर निर्जीव नहीं है, जो नेचर है ना वो नॉन लिविंग नहीं है, बल्कि उसमें भी दिव्य आत्मा रहती है, यानी कि उसके अंदर भी जान है। यहाँ पे वो रीडर को ना एडवाइस कर रहे हैं कि नेचर के साथ कोमलता और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। जिस तरह आप ह्यूमन के साथ कैसे पेश आते हो, कोई लिविंग पर्सन के साथ कैसे पेश आते हो, बहुत टेंडर तरीके से, बहुत सम्मान के साथ, तो नेचर भी क्या है, वो भी लिविंग पर्सन ही है, उसके साथ भी बहुत कोमल रहा करो, बहुत सम्मान से पेश आना चाहिए। क्योंकि जंगल जो होता है ना, वो केवल पेड़ों का झुंड नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताया है, जो वुड्स होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो केवल पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक जीवित आत्मा है। तो यहाँ पे वो नेचर, यहाँ पे वो समझा रहे हैं, किसको? रीडर को समझा रहे हैं कि आपको ना नेचर का शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ एक हारमोनियस रिलेशन बनाने का इन्वोक करते हैं कि जिस तरह आप ह्यूमन के साथ रहते हो उसी तरह नेचर के साथ रहो, क्योंकि नेचर भी लिविंग पर्सन है, ऐसा इन्होंने कहा है नटिंग में। अ टाइमली अटरेंस गिव दैट थॉट रिलीफ एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, तो ये लाइनें भी आपकी इमॉर्टैलिटी की लाइनें हैं, ध्यान रखना है। इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं, 1807 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें इन्होंने कहा, इसमें ये लाइनें ना पोइट्री लिखने या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए एक चिकित्सीय शक्ति के बारे में है। मतलब इमॉर्टैलिटी ओड में पोएट क्या बताता है? पोएट ये बताते हैं कि बचपन की जो दिव्य दृष्टि है, जो हमारी बचपन की डिवाइन दृष्टि है, उसको खोने के गहरे दुख से जूझ रहे हैं। ठीक है, ये दुख उन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस विचार को क्या कर पाया, एक सामायिक अभिव्यक्ति यानी कि पोइट्री के माध्यम से दी, तो उन्हें उस बोझ से राहत मिली। मतलब उनको लग रहा है, मतलब अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में उनका दर्द कम हो गया। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी बचपन की दिव्य दृष्टि है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो ख़त्म होती जाती है। तो वर्ड्सवर्थ इस पोइट्री के माध्यम से वो बता रहे हैं, तो उनका दर्द थोड़ा कम हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, दर्द तकलीफ़ हो रही है कि हमारी दिव्य दृष्टि क्यों ख़त्म होती है जब हम बड़े होते हैं। तो उस चीज़ को इस पोएम के थ्रू वो बता रहे हैं।
विंटर इज फ्लेड दैट विजनरी ग्लीम, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। तो ये भी इमॉर्टैलिटी ओड की ही लाइनें हैं। इसमें भी वो बताते हैं, पोएट इस बात पर यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक जता रहे हैं कि बचपन में वो जिस दिव्य लाइट के साथ दुनिया को देखते थे, अब वो गायब हो गया। भाई बचपन रहेगा, मासूमियत से भरा रहता है बचपन, और जिस चीज़ों को वो हम देखते हैं, जिन जादुई चीज़ों को, जिन दिव्य प्रकाश को हम देखते हैं जब बचपन हमारा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो चीज़ें हमारी गायब होती जाती हैं। यानी कि हम दुनिया की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो बोझ हैं दुनिया के, उसमें खो जाते हैं। फिर वो दिव्य दृष्टि, वो जादुई जो देखने का तरीका है, सब गायब हो जाता है। तो विजनरी ग्लीम मतलब उस मासूम और आध्यात्मिक नज़रियों को बता रहे हैं, जिससे एक बच्चा हर साधारण चीज़ को चमत्कार देखता है। एक बच्चा जब रहता है ना, तो हर चीज़ को, उसके लिए हर चीज़ क्या है, मिरेकल है। बच्चा थोड़ी ना जानेगा क्या चीज़ क्या नहीं, उसके लिए हर चीज़ मिरेकल है। लेकिन बड़े होने पर जब वही बच्चा बड़ा होता है तो दुनिया को ग्लोरी और ड्रीम, मतलब वही ग्लोरी, वही महिमा, वही सपना खो जाता है। फिर बच्चा क्या देखने लग जाता है, अलग तरीके से उसी चीज़ को देखने लग जाता है, उसकी मासूमियत खो जाती है। ये सब बोल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे, एज इफ़ हिज होल वोकेशन वेयर एंडलेस इमिटेशन। तो ये भी लाइन है इमॉर्टैलिटी की ओड है, मतलब इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ड्सवर्थ बच्चे को छोटे एक्टर के रूप में देखते हैं, जो अपने आसपास के जितने भी बड़े लोग हैं उसके व्यवहार को, उसकी भूमिका को, उसके स्पीचेस को नकल करता है। जिस तरह एक एक्टर होता है ना, जब वो परफॉर्म करता है तो उसके आसपास के जो कैरेक्टर होते हैं उसी चीज़ को, मतलब इसके जो बिहेवियर है, इसके जो रोल है, इसके जो स्पीचेस हैं, इसके जो डायलॉग्स हैं, इसकी नकल करते हैं। उसी तरह बच्चा भी है, इसी एक्टर की तरह ही बच्चा है, ठीक है, इसी एक्टर की तरह, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इस बच्चे को ही एक्टर कहा है। जिस तरह एक एक्टर होता है ना, एक्टर होता है जो अपने आसपास जितने भी उससे बड़े जो लोग रहते हैं उसको देखता रहता है, उससे नकल करता है, उसके डायलॉग्स को नकल करता है, उसके व्यवहार को नकल करता है। उसी तरह ये बच्चा भी एक्टर की तरह ही है। बच्चा भी अपने आसपास, जैसे एक बच्चा है अपने घर में रहेगा तो अपने माँ बाप की हर चीज़ों को नकल करेगा, भाई बहन उससे बड़े हैं तो उस चीज़ को हर नकल करेगा, यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, और यही नकल क्या हो जाती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उन्हीं तो मतलब अपने माँ बाप की तरह, भाई बहन की तरह, फिर समाज में जाएगा, समाज की चीज़ें सीखेगा, तो ये क्या होता है, ये दिव्य दृष्टि से दूर होता जा रहा है। वो फिर कहाँ आ रहा है, वो समाज की जो भी रीति रिवाज है, जो पारंपरिक, क्या बोल सकते हैं उसको, पारंपरिक जो भी भूमिकाएँ हैं उसमें बच जाता है। तो ये कहा हमने, Full soon the soul shall have her earthly fright, and custom lie upon thee with a weight heavy as frost and deep almost as life। तो ये भी immortality ode की लाइन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे भी वर्ड्सवर्थ इन लाइनों में ना बड़े होने की प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। संसारिक बोझ, ठीक है, अर्थली फ्राइट मतलब क्या होता है, संसारिक बोझ, वयस्क जीवन की जो जिम्मेदारियाँ हैं, चिंताएँ हैं, समझौते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं। कस्टम मतलब रीति रिवाज, जो सामाजिक परंपराएं हैं, दिनचर्या, जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों में दब जाता है। जैसे वो बड़ा होगा जीवन की जिम्मेदारियों में फंस जाएगा, चिंताओं में फंस जाएगा, समझौतों में फंस जाएगा, रीति रिवाजों में फंस जाएगा, सामाजिक परंपराओं में फंस जाएगा, दिनचर्या की उसकी भारी बोझ, ये सारी चीज़ों में जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा उसी में फंस जाता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया है। नेक्स्ट पे आएंगे, स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड और ड्यूटी। तो ये ओड टू ड्यूटी की लाइन है। यहाँ पे इस पोयम में ड्यूटी को इन्होंने पर्सोनिफाई किया है। ड्यूटी मानो कोई इंसान है, तो इन्होंने ड्यूटी को क्या कहा है, स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड कहा है, कहकर एड्रेस करते हैं। इसका मतलब कि वे ड्यूटी को केवल एक सामाजिक दायित्व न समझें कि हाँ ड्यूटी कर्तव्य, बल्कि ड्यूटी क्या है, एक डिवाइन है, एक मॉरल सिद्धांत मानते हैं जो ईश्वर से प्रेरित है। मतलब अगर कोई इंसान इसका पालन करे, मतलब अगर कोई इंसान ड्यूटी का पालन करता है तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, बहुत ही स्थिर हो जाएगी। ड्यूटी का मतलब मार्गदर्शन करना, ठीक है। जब हम कोई युवावस्था में होते हैं तो हम अपने कर्तव्य से भूल जाते हैं ना, कर्तव्य से हट जाते हैं, लेकिन अगर हम इसका पालन करें तो हमें एक मार्गदर्शन मिल सकता है। Plain living and high thinking are no more. The homely beauty of the good old cause is gone। तो ये किसकी लाइनें हैं, इसका ध्यान रखना है। जो ये लाइनें हैं ना,
ये रिटन इन लंदन सितंबर 1802 की लाइन है, इसकी फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है। ये ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक, आगे है फॉर कंफर्ट बीइंग एज आई एम ऑप्रेस्ड। तो ये पोएम की फर्स्ट लाइन है, लेकिन एक्चुअल में इसका टाइटल क्या है तो ध्यान रखना है, इसकी टाइटल है रिटन, इसकी टाइटल है रिटन इन लंदन, रिटन इन लंदन सितंबर 1802, या CPTEMBER सितंबर 1802, ये इसकी टाइटल है इस पोएम की। और इसकी जो ये टाइटल है शुरुआत की मतलब इसकी टाइटल है, और इसकी फर्स्ट लाइन ये है, ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच आई वे आई मस्ट लुक। फिर आगे की लाइन है फॉर कंफर्ट बीइंग एज आई एम ऑप्रेस्ड, ठीक है। ये शुरुआत की इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन है, ओके, ये टाइटल है। तो इसमें ये क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ समाज की जो नैतिक पतन है उस पर लेमेंट कर रहे हैं। पोएट को लगता है कि लोग कैसे हैं, भौतिकवादी और सतही हो गए हैं, यानी कि अब लोग ऐसे हो चुके हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार ये लोगों का अब नहीं है। मतलब वो बताते हैं कि अब मतलब इसी चीज़ को बता रहे हैं कि लोगों का कैसा होना चाहिए लाइफ, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, शायद अब नहीं रहा। जहाँ लोग कहाँ चले गए हैं, विलासिता के जीवन में जी रहे हैं, वो सरल जीवन जीना ही नहीं चाहते, ठीक है। पोएट को दुख है कि ये आदर्श अब खो चुका है, अब दुनिया में मुझे नहीं देखने को मिलता इस तरह का। लोग कहाँ भाग रहे हैं, धन और प्रसिद्धि की दौड़ में अपने नैतिक नींव खो दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इट्स सम पार्टी इन पार्लर crammed just as they on earth were crammed, some sipping punch, some sipping tea, but as you by their faces see, all silent and all damned। तो ये पीटर बेल की लाइन है। पीटर बेल 1819 में आया था पीटर बेल, ठीक है। और पीटर बेल था थर्ड, वो पीबी शैली का है। पीटर बेल ओनली ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, ये लाइनें ना एक हेल को मतलब एक हेल को व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया है। वर्ड्सवर्थ हेल को ना आग और पीड़ा की जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक उबाऊ, बनावटी और आत्मा विहीन सामाजिक पार्टी के रूप में देखते हैं, जहाँ लोग मतलब जो हेल है, जो नर्क है, नर्क को भी वर्ड्सवर्थ ऐसे ही देखते हैं जैसे दुनिया में वो लोग हैं ना, लोग वहाँ पे भी वैसे ही भीड़ में होंगे जैसे धरती पर हुआ करते थे, चाय नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कोई रियलिटी, कोई डायलॉग, कोई भावना नहीं है। यानी कि जैसे दुनिया में देख रहे हो जो इंसान है ना, आपस में कोई इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे दुनिया में लोग भीड़ में जैसे रहते हैं, इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं है, उसी तरह नर्क भी ऐसे ही लोगों से भरा होगा। तो वो सब चुप हैं और भीतर से क्या है, मर चुके हैं, ठीक है। ऑल डैम्ड मतलब असली अभिशाप। यहाँ वर्ड्सवर्थ ना फैशनेबल जो सतही समाज की तीखी आलोचना कर रहे हैं, जो बाहरी दिखावा तो करता है लेकिन उनके अंदर सच्चा जीवन नहीं है, कोई मानवीय जुड़ाव नहीं है, इमोशनली वो कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, बस बाहरी दिखावा भले कर ले। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है। अ रीजनिंग सेल्फ सफिशिएंट थिंग एंड इंटेलेक्चुअल ऑल इन ऑल। तो ये पोएट्स एपिटैफ की लाइन है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका पूरा अगर मैं बात करूँ, इसकी पूरी टाइटल क्या है तो पोएम्स सेकेंड वॉल्यूम सेकेंड है, ठीक है। पोएम्स वॉल्यूम सेकेंड, ये है पोएम्स वॉल्यूम सेकेंड, अ पोएट्स एपिटैफ, अ पोएट्स एपिटैफ, ये ध्यान रखना है, अ पोएट्स एपिटैफ, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। हालांकि यही है पोएम्स वॉल्यूम सेकेंड, यही है 1815, इस तरह ये पूरी टाइटल है, लेकिन इसका इस वर्क का दूसरा वर्जन क्या है तो ये अ पोएट्स एपिटैफ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी लाइनें हैं, इसकी शुरुआत की लाइन यही है, आर्ट दाउ अ स्टेट्समैन इन द वैन ऑफ पब्लिक बिजनेस ट्रेंड एंड ब्रेड। तो उसमें एक लाइनें ये भी आती हैं, रीजनिंग सेल्फ सफिशिएंट थिंग एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑल इन ऑल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो लाइनें हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में वर्ड्सवर्थ बताते हैं जो केवल तर्क और बुद्धि पर निर्भर करता है, उसके लिए इमोशंस या इमेजिनेशन कोई महत्व नहीं रखता, वो सिर्फ तर्क की बातें करता है, रीजनिंग सेल्फ सफिशिएंट थिंग, आत्मनिर्भर चीज़ों वाली बातें करता है,
एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो खुद को परफेक्ट और दूसरों को बेहतर समझता है, मतलब जो खुद को परफेक्ट और दूसरों से बेहतर समझता है। इंटेलेक्चुअल ऑल इन ऑल, उन्हें वो क्या कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल ऑल इन ऑल कहकर पोएट उस व्यक्ति के अहंकार पर एक सटायर कर रहे हैं। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इस नैरो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं, नैरो जो साइंटिस्ट होते हैं या जो फिलोसोफर होते हैं, उनकी दृष्टिकोण के जैसा वो देखते हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो लोग ना जीवन को केवल तर्क की कसौटी पर परखते हैं। तो वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोग की आलोचना कर रहे हैं जिनके लिए मानवीय जो इमोशनल जो ह्यूमन इमोशन है, नेचर की ब्यूटी है या इंटेलेक्चुअल अनुभव है, इसको ये लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो उन्हीं लोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इन कॉमन थिंग्स दैट राउंड अस लाई, ये लास्ट की लाइन है। ठीक है, इसी की पोएट्स एपिटैफ की लास्ट स्टैंजा की लाइन है ये। सम रैंडम ट्रूथ ही कैन इम्पार्ट द हार्वेस्ट ऑफ अ क्वाइट आई दैट ब्रोड्स एंड स्लिप्स ऑन हिज ओन हार्ट। तो ये भी लाइनें ध्यान रखना है। जस्ट ये लाइनें भी एक सच्चे पोएट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने उनकी आलोचना की है, उनको क्रिटिसाइज किया, उन साइंटिस्ट को, उन फिलोसोफर के। इनको लगता है जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, वो खुद को परफेक्ट समझते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं, और वो ना वो जीवन को ना सिर्फ तर्क की कसौटी पर देखते हैं। उनके लिए ह्यूमन इमोशनल, नेचर की ब्यूटी, ये सब कोई मायने नहीं रखता। फिर आगे की लाइन में ये क्या कहते हैं, इस वाली स्टैंजा में ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक सच्चे पोएट के बारे में बता रहे हैं कि एक सच्चा जो पोएट होता है वास्तव में वो अहंकार नहीं, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, वो रोज़मर्रा की जो साधारण चीज़ें हैं, कॉमन थिंग्स। ठीक है, कॉमन थिंग्स मतलब जो रोज़मर्रा की साधारण चीज़ें हैं, ठीक है, और जो गहरे महत्वपूर्ण है, उसकी सत्य को खोजता है जो पोएट होता है। एक पोएट की तारीफ़ कर रहे हैं, एक सच्चा पोएट क्या होता है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं दी हार्वेस्ट ऑफ अ क्वाइट आई, यानी कि वो उसे ना, जो पोएट होता है ना, उसे ये ज्ञान मिलता है, मतलब धैर्यपूर्वक वो कोई भी चीज़ को ना बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही गहराई से अवलोकन करने की क्षमता होती है एक पोएट के अंदर। ठीक है, पोएट जो होता है ना, वो बाहरी दुनिया को अपने हिज ओन हार्ट, ठीक है, अपने हिज ओन हार्ट मतलब अपने हार्ट, वो बाहरी दुनिया को कैसे देखता है, वो बाहरी दुनिया को अपने, यानी कि अपने संवेदनशील हृदय से जोड़कर देखता है, यानी कि अपने तरीके से जोड़ता है, जैसे उसका दिल है उसी तरह वो बाहरी दुनिया को भी देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोएट की वो तारीफ़ करते हैं कि एक पोएट कैसा होता है। यहाँ पे इन्होंने आलोचना तो की है वैज्ञानिक वगैरह की, फिलोसोफर की, यहाँ पे इन्होंने एक पोएट की तारीफ़ की है कि पोएट कैसे दुनिया को देखता है, साधारण चीज़, रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों को बहुत गहरे महत्वपूर्ण से देखता है। आगे चलेंगे। स्केप्ड फ्रॉम द वास्ट सिटी वेयर आई लॉन्ग हैड पाइंड आर डिसकंटेंटेड सॉजॉर्नर। ये प्रील्यूड बुक फर्स्ट की लाइन है, ये ध्यान रखना है, प्रील्यूड बुक फर्स्ट की लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन ना प्रील्यूड बुक 1 की लाइन है। वो बचना चाह रहे हैं किस चीज़ से, स्केप्ड फ्रॉम द वास्ट सिटी, वो वास्ट सिटी से बचना चाह रहे हैं, मतलब बड़े बड़े शहर से बचकर। वेयर आई लॉन्ग हैड पाइंड अ डिसकंटेंटेड सॉजॉर्नर, ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, प्रील्यूड से है। यहाँ वो लंदन के बड़े बड़े शहर को छोड़ने और नेचर की गोद में वापस आने की अपनी राहत, अपनी खुशी को बता रहे हैं। उनके लिए शहर एक ऐसी जगह है जहाँ वो अकेला, दुखी और असंतुष्ट फील करते हैं। मतलब शहर में जब वो रहते हैं ना, अकेला फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। जैसे कोई परदेसी जो वहाँ का नहीं है, जैसे कोई परदेसी जाएगा, अपना घर द्वार छोड़ के जाता है कहीं बाहर, तो वो जैसा फील करता है, वैसे ये भी जब शहर में रहते हैं तो ऐसा ही फील करते हैं। यहाँ पे इन्होंने सॉजॉर्नर का नाम लिया, सॉजॉर्नर मतलब परदेशी। ठीक है, तो ये एक रोमांटिक विचारधारा का प्रमुख एलिमेंट है, जिसमें वो शहर को क्या समझते हैं, शहर को आर्टिफिशियल, भीड़ भाड़ वाला या आत्मा को कुचलने वाला माना जाता है। जबकि नेचर को कैसे मानते हैं रोमांटिक पोएट, शांति। नेचर हमें क्या देती है, शांति देती है, लिबर्टी देती है। सच्चा घर नेचर ही है, ना कि शहर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेयर शी टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड द फियर। तो ये भी आपके प्रील्यूड बुक फर्स्ट की लाइन है। ठीक है, ये भी आपके प्रील्यूड बुक फर्स्ट की लाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि नेचर ने उनके बचपन को कैसे आकार दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फेयर शीट टाइम मतलब बीज बोने का जो एक सुटेबल टाइम होता है, उसका मतलब उनका बचपन उनकी आत्मा और कल्पना के विकास के लिए एक उपजाऊ दौर था। वे कहते हैं, मतलब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनका जो पालन पोषण हुआ है वो केवल नेचर की सुंदरता से नहीं हुआ है, नेचर की ब्यूटी से नहीं हुआ है,
बल्कि उसके जो भयानक, उसके जो शक्तिशाली रूप से हुआ है, उसके फियर से हुआ है। यानी कि तूफ़ानों का डर, ऊंचे पहाड़ों का जो क्या बोल सकते हैं, तूफ़ानों का डर है, ऊंचे पहाड़ है, अंधेरे जंगलों का रहस्य, इन सभी एक्सपीरियंस से मिलकर उनके कैरेक्टर, उनकी पोएटिक दृष्टि को गहराई मिली है। ये सारी चीज़ें मतलब नेचर ने उनको पाला पोसा है। समझ में आया? फिर आगे क्या कहते हैं, एंड आई वॉज थॉट टू फील परहैप्स टू मच द सेल्फ सफिशिंग पावर ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये प्रील्यूड बुक सेकेंड की लाइन है। यहाँ पे भी वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने सॉलिट्यूड का नाम लिया, एकांत। एक सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव और क्रिएटिव अवस्था, स्टेट को बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने अकेलेपन की बात किया है, अकेलापन नहीं, एक पॉजिटिवली या फिर क्रिएटिव स्टेट की बात कर रहे हैं। नेचर में अकेले रहकर वह अपने थॉट्स को, अपने इमोशन से गहराई से जुड़ पाते हैं अगर वो नेचर में रहते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, सेल्फ सफिशिएंट पावर है। ये एक सेल्फ सफिशिएंट पावर है क्योंकि इस स्टेज में उन्हें बाहरी दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती जब वो नेचर में रहते हैं। हालांकि शायद बहुत अधिक, परहैप्स टू मच, मतलब वो जब नेचर में रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, वो अपने विचार, अपनी भावनाओं को गहराई से जुड़ पाते हैं, उन्हें शायद किसी चीज़ की उस समय ज़रूरत नहीं होती है। आगे आते हैं, द स्टैचू स्टूड ऑफ न्यूटन विद दिस प्रिज्म and silent face, the marble index of mind forever, waging through strange seas of thought alone। ये प्रील्यूड थर्ड की लाइन है, याद रखना है। प्रील्यूड थर्ड की लाइन में ये क्या कहते हैं, ठीक है, ये प्रील्यूड बुक थर्ड की लाइन है। और ये जो लाइन है ना, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सर आइजैक न्यूटन की मूर्ति को देखकर, मतलब वो मूर्ति को देखते हैं और उनके मन में जो भी थॉट्स आते हैं उस चीज़ को ये बता रहे हैं। ठीक है, ये जो सर आइजैक न्यूटन है उनकी मूर्ति कहाँ पे उन्होंने देखा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखते हैं। तो उनके मन में जो भी चीज़ें उस समय आ रही हैं, जो भी थॉट्स उभर रहे हैं, वो उस चीज़ को बता रहे हैं। न्यूटन की मूर्ति उनके लिए क्या है, एक मार्बल इंडेक्स है। ठीक है, एक मार्बल इंडेक्स है जो उनके महान मस्तिष्क की तरफ इशारा करता है। सबसे फेमस लाइन है ये कि वेजिंग थ्रू स्ट्रेंज सीज ऑफ थॉट अलोन, मतलब जो एक महान वैज्ञानिक या बौद्धिक खोज की नेचर का वर्णन करती है। मतलब ये दिखाते हैं कि एक टैलेंटेड पर्सन कैसे अकेले ही ज्ञान के अनजान क्षेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये भी लाइनें मतलब वर्ड्सवर्थ का गहरा सम्मान, मतलब ये बौद्धिक साहस और टैलेंट के प्रति वर्ड्सवर्थ का गहरा सम्मान दिखाता है। वी वर ब्रदर्स ऑल इन ऑनर एज इन वन कम्युनिटी, स्कॉलर्स एंड जेंटलमैन। तो ये प्रील्यूड 9 की लाइन है, बुक 9 की लाइन है कि हम सभी सम्मान में भाई थे जैसे एक ही कम्युनिटी में स्कॉलर्स और जेंटलमैन। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। ठीक है, जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे उन दिनों को याद करते हैं। वो उस समय के जो स्टूडेंट्स के बीच में रहते थे, भाईचारे और प्रेम की भावना के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये सब क्या है, सम्मान है और सज्जनता के आदर्शों में बंधे एक कम्युनिटी का पार्ट थे। तो ये एक नॉस्टैल्जिया भरी यादें हैं जो वो याद करते हैं अपने युवावस्था में जो भी उनकी दोस्ती थी, उस चीज़ को एहसास करते हैं। इसमें बताते हैं, ऑल थिंग्स हैव सेकेंड बर्थ, द अर्थक्वेक इज़ नॉट सेटिस्फाइड एट वंस। तो ये भी लाइनें किस में आती हैं आपके बुक 10 में आती है, प्रील्यूड बुक 10 में। तो यहाँ पे भी ये जो लाइनें हैं ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशन की तुलना एक अर्थक्वेक से करते हैं, एक भूकंप से करते हैं। ठीक है, जो क्रांति है उसकी तुलना वो भूकंप से करते हैं। एक ऐसी घटना जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। जिस तरह भूकंप थोड़े टाइम के लिए आता है, सब कुछ हिला देता है, उसी तरह ये घटना भी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ है ये भी उसी तरह घटना है, जब आया तो सब कुछ हिला दिया। इनका कहना है कि इस तरह के बड़े हिस्टोरिकल परिवर्तन एक ही झटके में ख़त्म हो जाते हैं और उनके बाद कई झटके आते हैं, कई आफ्टर शॉक्स आते हैं जो समाज में नए बदलाव को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज़ वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ, द नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। तो ये प्रील्यूड 11 बुक 11 की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि असली समाज केवल हमारे आसपास के जीवित लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली समाज या सच्चा समाज, जो सच्चा समाज होता है,
सच्चा समाज महान समाज समय से परे होता है, जिसमें लोग नोबल लिविंग या नोबल डीड दोनों शामिल होते हैं। मतलब महान जीवित लोग भी शामिल होते हैं और उनके वर्क भी शामिल होते हैं महान। ठीक है, आगे चलते हैं। आई शूक द हैबिट of entirely and forever and again in nature's presence stood as now I stand a sensitive being a creative soul। तो प्रील्यूड बुक 12 की लाइन है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें भी वर्ड्सवर्थ अपने आदत को, मतलब उस हैबिट को बता रहे हैं जो उन्होंने फील किया है दुनिया को देखने के लिए, जिस आदत को उन्होंने अपना लिया है। इमेजिनेशन नेक्स्ट पे आएंगे। इमेजिनेशन विच इन ट्रूथ इज बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर एंड क्लियरेस्ट एंड इंसाइट एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड एंड रीजन इन हर मोस्ट एक्सॉल्टेड मूड। तो ये प्रील्यूड बुक 14 की लाइन है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इमेजिनेशन प्रील्यूड के, मतलब द प्रील्यूड के लास्ट में इमेजिनेशन के बारे में बात किया है, कल्पना। तो इमेजिनेशन जो है ना, ये वर्ड्सवर्थ की सबसे ग्रैंडर, सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने डिफिनीशन दिया है इमेजिनेशन को लेकर कि इमेजिनेशन क्या है। वे कल्पना को केवल, यानी कि इमेजिनेशन को केवल फैंटेसी या कोरी उड़ान नहीं मानते, बल्कि वो इमेजिनेशन को ह्यूमन के सुप्रीम कैपेबिलिटी के रूप में देखते हैं। इनको लगता है जो इमेजिनेशन है ना, वो एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, वो क्या है, एब्सोल्यूट पावर है, जो दुनिया को समझने और रचने की क्षमता होती है इमेजिनेशन में। आगे चलते हैं। आई थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वेलस बॉय द स्लीपलेस सोल दैट पेरिस्ड इन इट्स प्राइड। तो ये रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, ये ध्यान रखना है। 1807 की लाइन है, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, द लीच गैदरर। द लीच गैदरर, जिसका दूसरा नाम क्या है, द लीच गैदरर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने थॉमस चैटरटन का नाम भी लिया है, मतलब मेंशन किया है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये ना चैटरटन की, मतलब इसमें इन्होंने किसकी बात की है, थॉमस चैटरटन के बारे में मेंशन किया है। अच्छा, और किस पोएट के बारे में मेंशन किया है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें इन्होंने 2 पोएट को मेंशन किया है, 2 पोएट के बारे में बताया है। तो एक तो चैटरटन है, थॉमस चैटरटन, एक कौन है वो आप लोग बताएंगे। तो इस पोएम में जो है ना, पोएट अपने फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित हैं, बहुत निराश हैं। तभी पोएट को ना एक पोएट का ख्याल आता है, मतलब अपनी लाइफ में वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी निराश हैं, काफ़ी परेशान हैं। लेकिन तभी वर्ड्सवर्थ को ख्याल आता है कि एक ऐसे पोएट का ख्याल आता है जिसका अंत कैसे हुआ है, बहुत ही ट्रेजिक हुआ है। उनका नाम क्या है, थॉमस चैटरटन। ये 18वीं सेंचुरी के बहुत ही प्रतिभाशाली युवा पोएट थे, जिन्होंने गरीबी और पहचान न मिलने के कारण केवल 17 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो वर्ड्सवर्थ अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं, बहुत निराश है। लेकिन तभी इनका ख्याल किसकी याद आती है, चैटरटन की। वर्ड्सवर्थ इन्हें एक अद्भुत लड़के के रूप में याद करते हैं, जिनकी टैलेंट और प्राइड ही उनके विनाश का कारण बना। ये बहुत टैलेंटेड थे और थोड़ा प्राइड भी इनके अंदर था कि क्यों नहीं मैं बन पाया, और यही प्राइड, यही टैलेंटेड इनके विनाश होने का कारण बना। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो चैटरटन का जो विचार था वो पोएट की अपनी चिंताओं को और गहरा कर देता है कि एक पोएट का जीवन कितना अनसर्टिनिटी और दुखद हो सकता है, ट्रेजिक हो सकता है। वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम्स इन द एंड डिस्पोडेंसी एंड मैडनेस। तो ये भी रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस की ही लाइन है, यानी कि लीच गैदरर की लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि एक पोएट का जीवन होता है वो कितना दुख से भरा होता है। एक पोएट का जीवन मतलब एक पोएट का जीवन है ना, वो आसान नहीं होता। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट अपने करियर की शुरुआत जब करते हैं ना, बहुत खुशी के साथ करते हैं, बहुत आशा के साथ करते हैं और बहुत ही प्रेरणा के साथ करते हैं, अगर वो एक पोएट के जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन पोएटिक जीवन की जैसे जैसे वो पोएटिक लाइन में आ जाते हैं, लिखते एक दिन ऐसा टाइम आ जाता है कि वो इतना ज़्यादा उस चीज़ से थक जाते हैं, लास्ट में वो थक जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं। ठीक है, या तो वो पोइट्री उन्हें पागल कर देगी या तो डिस्पोडेंसी से भर देगी, निराशा से। शुरुआत तो अच्छी करता है पोएट। नेक्स्ट पे आएंगे। कोल्ड पेन एंड लेबर एंड ऑल फ्लैशली इल्स एंड माइटी पोएट्स इन दियर माइजरी डेड। तो ये भी रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, यानी कि द लीच गैदरर की लाइन है। तो इन लाइनों में पोएट की जो चिंताएं हैं उसको, और मतलब पोएट अपनी चिंताओं को बहुत परेशान है, बता रहे हैं कि वह न केवल मानसिक पीड़ा से डरते हैं बल्कि जीवन की जो भौतिक कठिनाइयाँ, लाइक गरीबी, लाइक बीमारी,
कठोर परिश्रम, इससे भी वो डरे हुए हैं। वो उन महान पोएट्स को याद करते हैं जो अपनी टैलेंट के बावजूद बहुत माइजरी में मर गए हैं, जिनके पास गरीबी थी, बीमारी थी। उस सारे पोएट्स को वो याद कर रहे हैं जिनके वो टैलेंट होते हुए भी वो नहीं बन पाए। तो ये डर पोएट्स के अंदर भी है, वर्ड्सवर्थ के अंदर भी यही डर है। तो ये डर उन्हें अपने पोएट के रूप में जीवित रहने की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, स्टिल ग्लाइड्स द स्ट्रीम एंड शैल फॉर एवर ग्लाइड, द फॉर्म रिमेन्स द फंक्शन नेवर डाइज। तो रिवर डडन की लाइन है, ध्यान रखना है। तो ये लाइन भी है, यहाँ पे एक दार्शनिक विचार को दिखा रहे हैं वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीम मतलब नदी, नदी की जो धारा है, नदी का जो पानी है लगातार बदलता रहता है, लेकिन नदी कभी भी, नदी का जो फॉर्म है, जो रूप है, उसके बहने का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो हमेशा बना रहता है। सिर्फ पानी लगातार चलता रहता है ना, उसकी धारा लगातार बदलती रहती है, उसका जो फॉर्म है नदी का वो तो एक जैसा रहेगा, उसके बहने का काम भी डेली का है, वो हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने नदी जो है, नदी को किसका सिंबल बताया है, जो रिवर है, रिवर यहाँ पे ठीक उसी जीवन, उसी समय की तरह है। जिस तरह अलग अलग पानी की बूंदें गुजर जाती हैं, उसी तरह अलग अलग जीवन भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन का ये जो प्रवाह है वो चलता रहता है। भाई किसी की आज डेथ हुई, किसी की कल डेथ हुई, लेकिन ये जो जीवन है चलता रहेगा ना। सिर्फ डेथ ही तो इंसान ही तो जा रहा है, बाकी तो इंसान आ रहे हैं और सब कुछ वैसे ही चला जा रहा है, नेचर का जो रूल है वो चलता ही रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है, स्कॉन नॉट दिस सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड mindless of its just honors with this key Shakespeare unlocked his heart। तो scorn not the sonnet की ये लाइनें हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इन लाइनों में क्या कहते हैं, ये 14 लाइन की लाइन है और यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ है ना, ये सोनेट का बचाव करते हैं। जो लोग समझते हैं कि सोनेट कुछ नहीं है, जो क्रिटिक या पोएट समझते हैं, तो उन क्रिटिक को ये बोल रहे हैं, उन क्रिटिक को बोल रहे हैं कि सोनेट को तुम कमतर मत समझो, अंडर एस्टिमेट मत करो सोनेट को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, उन क्रिटिक को एड्रेस कर रहे हैं जो सोनेट को क्या एकदम लिमिटेड समझते हैं, बनावटी मानते हैं कि बनावटी है, तिरस्कार करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे उन क्रिटिक्स को तर्क देते हैं कि ये एक सम्मानजनक फॉर्म है, एक रूप है। इसका प्रमाण ये है कि अगर सोनेट अच्छी नहीं होती ना, तो एक महान पोएट जो है शेक्सपियर ने इसी सोनेट से अपने दिल की गहराइयों को, अपने पर्सनल इमोशन को, अपनी पर्सनल फीलिंग को भी इसी सोनेट के तहत क्या किया है, उजागर किया है। अगर सोनेट अच्छी नहीं होती, अगर यह सोनेट का फॉर्म अच्छा नहीं होता, तो ये बात कहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, बट हाउ कुड आई फॉरगेट दी थ्रू वॉट पावर्स इवन फॉर द लीस्ट डिवीजन ऑफ एन आवर हैव आई बीन सो बिगाइल्ड एज टू बी ब्लाइंड टू माई मोस्ट ग्रीवियस लॉस। तो ये सरप्राइज्ड बाई जॉय की लाइन है, ये ध्यान रखना है, सरप्राइज्ड बाई जॉय। तो ये भी वर्ड्सवर्थ की ही है। तो ये जो सोनेट है, ये भी सोनेट ही है, सरप्राइज्ड बाई जॉय, ये एक सोनेट है। और इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी कैथरीन के डेथ के बाद लिखे थे, जब इनकी बेटी की डेथ हो गई थी, कैथरीन की, ठीक है, इनकी जो बेटी थी कैथरीन, इनकी जब डेथ हो गई थी, तो अपनी बेटी के डेथ के बाद इन्होंने ये लिखा था, सरप्राइज्ड बाई जॉय, ठीक है। इसमें ये क्या बताते हैं, मतलब एक गिल्ट है इनको। कविता जैसे ही पोएम शुरू होती है ना, तो पोएम जब शुरू होती है एक अनएक्सपेक्टेड खुशी के पल से होती है। पोएट थोड़ा सा खुश रहते हैं, लेकिन तुरंत ही पोएट को अपनी डेड बेटी की याद आ जाती है, मरी हुई बेटी की याद आती है। जैसे ही याद आती है, वो इस पर तुरंत गिल्ट करने लग जाते हैं कि मैं खुश कैसे हुआ, थोड़े ही टाइम के लिए खुश हुआ, क्यों खुश हुआ। जैसे कि होता है ना कि अगर हमारे लाइफ से कोई हमारा बहुत ही नज़दीक, नियर डियर चला जाता है, तो समय बीतते बीतते क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम रहने लग जाते हैं उनके बिना। लेकिन जैसे अगर हम कोई खुशी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा खुश हो गए, तुरंत हमको याद आ जाएगा अपने नियर डियर का, और जब याद आ जाएगा तो हम गिल्ट करने लग जाएंगे कि मैं बताओ वो है भी नहीं, जिनके बिना हम कभी सोचे भी नहीं थे, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम रह पाएंगे, लेकिन आज वो है नहीं, लेकिन हम खुश कैसे हैं। तो वर्ड्सवर्थ भी सेम वैसे ही फील कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ एक पल के लिए खुश हुए, लेकिन तुरंत ही उनको अपनी बेटी की याद आई और तुरंत गिल्ट फील करने लगे। वो एक पल के लिए भी खुश कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े नुकसान, मोस्ट ग्रीवियस लॉस, इतना बड़ा नुकसान उनके लाइफ में हुआ, उनकी बेटी जा चुकी, तो वो कैसे खुश हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो गिल्ट फील कर रहा है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो ये टेबल टर्न की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है
यहाँ वर्ड्सवर्थ इन लाइनों में क्या कहते हैं, टेबल टर्न समझ लो इन्होंने क्या किया है, बुक को बैरन लीव्स कहा और कहा नेचर में आके सीखो, जो भी कुछ सीख रहा है आके नेचर से सीखो, बुक को किताबी ज्ञान मत लो। यहाँ पे इन्होंने यही कहा है। वर्ड्सवर्थ यहाँ किताबों और किताबी ज्ञान से, नेचर से मिलने वाली सीधी शिक्षा को क्या दे रहे हैं, बता रहे हैं, प्रायर कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपको शिक्षा लेनी है तो डायरेक्ट नेचर से लो, ये जो किताबें पढ़ रहे हो या किताबी ज्ञान से दूर हो जाओ। उनका मानना नेचर एक सीधा भावनात्मक अनुभव है, वसंत के जंगल से मिला एक आवेग है, यानी कि आप नेचर से सीखो जो भी सीखना है। Our meddling intellect misshapes the beauties of things we murder to dissect enough of science and art close up these barren leaves। तो ये भी टेबल टर्न की लाइन है। यहाँ पे भी वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये लाइनों में भी वर्ड्सवर्थ बहुत ही कठोर आलोचना कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं जब हम हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं या उन्हें क्लासिफाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी सहज सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। कोई भी चीज़ को भाई आप एनालिसिस करोगे या उसे क्लासीफाई करोगे तो उसकी जो खूबसूरती होगी वो आप कहाँ देख पाओगे अगर किसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ पे वही वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, वी मर्डर टू डिसेक्ट, मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम हत्या कर देते हैं। जैसे कि एक वैज्ञानिक क्या करता है, जैसे कि एक साइंटिस्ट किसी जीव को समझने के लिए उसे काट डालता है, वैसे ही हम ज्ञान की खोज में चीज़ों की आत्मा को मार देते हैं। तो यहाँ पे वो रीडर को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो रीडर से कह रहे हैं कि ये जो आप पढ़ रहे हो बैरन लीव्स मतलब बुक्स को इन्होंने क्या कहा है, बैरन लीव्स कहा है। ये जो आप किताबी ज्ञान ले रहे हो इसको बंद करो, और अगर आपको किताबी ज्ञान ही लेना है तो किससे लो, आके किताबी ज्ञान से नहीं, ज्ञान लेना है तो आके डायरेक्ट नेचर से लो। नेक्स्ट पे आएंगे, टू वॉइसेस आर देयर, वन इज ऑफ द शी, वन ऑफ द माउंटेन्स ईच अ माइटी वॉइस, in both from age to age thou didst rejoice and they were thy chosen music liberty। तो ये thought of Breton on the subjugation of Switzerland की लाइन है, ठीक है। ये भी वर्ड्सवर्थ की ही लाइनें हैं, ध्यान रखना है इसको। इसमें वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, टू वॉइसेस आर देयर, दो आवाज़ें हैं, एक किसकी है, एक समुद्र की है और एक किसकी है, माउंटेन्स की है, ठीक है। दो आवाज़ें हैं, एक समुद्र की है, एक माउंटेन्स। ये जो पोयम है ना, ये स्विट्ज़रलैंड पर नेपोलियन के कब्जे के दुख में लिखी गई एक है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड पर नेपोलियन का कब्जा हो गया था तो वर्ड्सवर्थ को काफ़ी बुरा लगा तो उस पर इन्होंने लिखा है। वर्ड्सवर्थ के लिए जो लिबर्टी है ना, वो सबसे मतलब नेचर की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल शक्तियों में बसती है लिबर्टी। यहाँ इन्होंने टू वॉइसेस की बात किया है। टू वॉइसेस मतलब एक तो इन्होंने क्या कहा है, सी, समुद्र किसे कहा, समुद्र की आवाज़ मीन्स ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो समुद्र है, ठीक है, ब्रिटेन को। और दूसरी तरफ इन्होंने जो एक दूसरी तरफ मतलब ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक आइलैंड होने के कारण सुरक्षित है और लिबर्टी है, यानी कि स्वतंत्र है। और पहाड़ों की आवाज़ स्विट्ज़रलैंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो पहाड़ों की आवाज़ है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्विट्ज़रलैंड को दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जिसकी लिबर्टी उसके पहाड़ों में ही है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं ये दोनों नेचुरल शक्तियाँ ही स्वतंत्रता का सच्चा संगीत है। तो यहाँ पे इन लाइनों में वो बता रहे हैं कि जो सच्ची लिबर्टी है वो नेचर की तरह ही कैसी है, इटर्नल होती है। टाइप ऑफ द वाइज हु शोर बट नेवर रोम टू द किंडर्ड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। तो टू द स्काई लार्क की लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, टू द स्काई लार्क की लाइन है। अच्छा, टू द स्काई लार्क उनकी भी है, पीबी शैली की भी है। तो सबसे पहले पीबी शैली ने ही लिखा था, 5 साल के बाद इन्होंने लिखा था, ये ध्यान रखना है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ स्काई लार्क यानी कि एक गाने वाली चिड़िया को क्या एक आदर्श सिंबल के रूप में देखते हैं। ये चिड़िया आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है, यानी कि शोर बहुत ऊंचा उड़ती है, लेकिन कभी अपने घोंसले से दूर नहीं भटकती। नेवर रोम, कभी भी अपने घर को यानी कि अपनी ज़मीन से ही जुड़ी रहती है, अपने घोंसले से भटकती नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात की। दूसरा ये क्या कहते हैं कि स्वर्ग यानी कि हेवन यानी कि आध्यात्मिक आकांक्षा या कल्पना। दूसरा होम यानी कि घर, संसारिक जिम्मेदारियाँ। तो दोनों के प्रति ये सच्ची रहती है। तो वर्ड्सवर्थ के लिए जो स्काई लार्क है वो उस बुद्धिमान पर्सन या पोएट का सिंबल है जो उच्च विचारों और कल्पना की दुनिया में रहते हुए भी अपने जड़ों और अपने संसारिक ड्यूटीज़ से जुड़े रहते हैं। चाहे कितना भी वो हाई लेवल की उनकी थॉट हो, चाहे वो हाई लेवल पे ही पहुंच जाएं, लेकिन वो अपने इमेजिनेशन की दुनिया से, अपनी जड़ों और अपने संसारिक जो उनके कर्तव्य हैं उससे वो जुड़े रहते हैं। यहाँ पे वो स्काईलार्क से कंपैरिजन कर रहे हैं। जिस तरह स्काईलार्क बहुत ऊंचा उड़ती है लेकिन कभी अपने घर से भटकती नहीं है, ज़मीन से जुड़ी रहती है, उस तरह इंसान भी है चाहे पोएट है।
नेक्स्ट पे आएंगे ओ ब्लिथ न्यू कॉमर आई हैव हार्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड आर बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। तो टू द कुक्कू की लाइन है, ये ध्यान रखना है, ये भी वर्ड्सवर्थ की टू द कुक्कू की लाइन है। यहाँ पे कोयल की आवाज़ वर्ड्सवर्थ के उनके बचपन की एक प्लेजर याद में ले जाती है। कोयल की आवाज़ जैसे वो सुनते हैं तो उनको उनका बचपन याद आ जाता है। कोयल को देखना मुश्किल होता है लेकिन उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए पोएट के लिए वो केवल एक बर्ड नहीं है बल्कि एक मिस्टीरियस, लगभग एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, एक भटकती है आवाज़। ये सवाल, क्या मैं तुम्हें एक बर्ड कहूँ या केवल एक भटकती हुई आवाज़ कहूँ, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। Though fallen thyself never to rise again, live and take comfort. Thou hast left behind powers that will work for the air, earth and skies. ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये इसी की पूरी लाइनें इसी की हैं। हाँ, There is not a breathing of common wind that we forget thee. Thou hast great allies, thy friend her exaltation, agonies and love and means unconquerable mind. तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आएंगी? टू शेन लोवरचर, ठीक है, लोवरचर। तो टू शेन लोवरचर की लाइन है ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये सोनेट है, एक हैती का रिवोल्यूशन के नेता थे टूसेन, लोवरचर को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये एक नेता था, ठीक है, हैथी रिवोल्यूशन का एक नेता था जिसका नाम था टूसेन लोवरचर, उन्हीं को ये डेडिकेटेड है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। जिन्हें इनको क्या हुआ था कि इन्हें फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे उन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया था इन्हें, जहाँ इनकी डेथ हो गई थी। तो वर्ड्सवर्थ टूसेन की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं, भले ही उनका शरीर नष्ट हो गया लेकिन उनकी जो विरासत है, उनकी जो लेगेसी है वो जीवित रहेगी, ठीक है। इसमें इन्होंने वही बात की है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है उनके जो सहयोगी कोई सेना नहीं बल्कि वो खुद नेचर, हवा, पृथ्वी, आकाश और मानवता की सबसे गहरी भावनाएं, खुशी, दर्द, प्रेम, सबसे बढ़कर मनुष्य का जो मीन्स अनकंक्वेरेबल माइंड। तो इसमें इन्होंने एक ट्रिब्यूट किया है इनको, ठीक है, टूसेन लोवरचर को। नेक्स्ट पे आएंगे। अ सिंपल चाइल्ड डियर ब्रदर जिम दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ। तो ये VR7 की लाइन है, ध्यान रखना है इसमें। ये पोएट की शुरुआती लाइन है, ठीक है। एक छोटी मतलब पोएट जो है एक छोटी लड़की को देखता है जो जीवन से इतनी भरपूर है, उसे लगता है कि वो अपने हर अंग में जीवन के महसूस करती है। स्पीकर का मानना एक ऐसी मतलब जीवंत बच्ची है जो डेथ जैसी अमूर्त विचारों को जानती तक नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझती है कि डेथ क्या चीज़ होती है। VR7 भी कहती है उसके भाई बहन की डेथ हो गई है, लेकिन तब भी वो कहती है कि हम VR7 है, हम 7 भाई बहन हैं, ठीक है, जो कि उसके भाई बहन की डेथ हो गई, अब उसके परिवार का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन वो डेथ को नहीं समझती। I purpose to myself to imitate and as far as possible to adopt the very language of men. I wish to keep my reader in the company of flesh and blood. तो ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स की लाइन है, ठीक है। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में जो वर्ड्सवर्थ हैं उसमें इन्होंने ये विचार दिया है। इन्होंने क्या किया है, 18th सेंचुरी की लैंग्वेज थी, जैसे कि 18th सेंचुरी न्यू क्लासिकल की लैंग्वेज थी। कैसी? तो न्यू क्लासिकल की लैंग्वेज को ये कैसा मानते थे वर्ड्सवर्थ? बनावटी मानते थे, आर्टिफिशियल लैंग्वेज मानते थे, इसलिए इन्होंने उस लैंग्वेज को खारिज कर दिया। इनका तर्क ये था कि पोइट्री अगर होनी चाहिए तो वेरी लैंग्वेज ऑफ मेन में होनी चाहिए, यानी कि स्पेशली रस्टिक लोगों की भाषा में, यानी कि ग्रामीण लोगों की भाषा में पोइट्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामीण लोगों की भाषा में पोइट्री है तो वो लोग समझ सकते हैं और वो अधिक सच्ची लगती है, भावुक लगती है, ठीक है। चलिए, इनका मानना था कि जो न्यू क्लासिकल लैंग्वेज है वो बहुत ही आर्टिफिशियल है। द पोएट राइट्स अंडर वन रेस्ट्रिक्शन ओनली, नेमली द नेसेसिटी ऑफ गिविंग इमीडिएट प्लेजर टू अ ह्यूमन बीइंग possessed of that information which may be expected from him, not as a lawyer, a physician, a mariner, an astronomer, a natural philosopher, but as a man। तो ये भी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 2nd एडिशन की लाइन है, ये ध्यान रखना है ये भी, ठीक है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ पोइट्री के जो पर्पज़ हैं उसके रीडर को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पोएट का जो मुख्य काम है रीडर को तुरंत आनंद देना,
मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोएट किसी भी पेशे, चाहे वो किसी भी पेशे का हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, वो डॉक्टर के विशेषज्ञ के लिए नहीं लिखता, बल्कि एक यूनिवर्सल मनुष्य के लिए लिखता है। यानी कि पोइट्री जो उन यूनिवर्सल इमोशन को और सत्यों से रिलेटेड है जो सभी मनुष्यों में समान है। यानी कि पोइट्री ऐसी लिखो जो सभी मनुष्य जान सके, कॉमन पीपल भी उसको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ द इम्पैशन एक्सप्रेशन विच इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइलेंस। तो ये भी लिरिकल बैलेट्स की लाइन है, सेकेंड एडिशन की लाइन है। कितनी बार ये पढ़ाया है ना। तो इसमें भी वर्ड्सवर्थ क्या बताते हैं, तर्क देते हैं कि पोइट्री केवल ज्ञान का एक रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी ज्ञान। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जहाँ एक वैज्ञानिक एक फैक्ट की खोज करता है, वहीं एक पोएट भी उसी खोज से जुड़ी हुई खुशी, आश्चर्य, जुनून को भी व्यक्त करता है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये भी प्रीफेस लिरिकल बैलेट्स की ही लाइन है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी पोएट क्या बताते हैं, इसमें भी रोमांटिक पोइट्री की जो डिफिनीशन है उसके बारे में बताते हैं वर्ड्सवर्थ। पोइट्री की राइटिंग प्रोसेस को 2 स्टेज में समझाते हैं। पहला स्टेज क्या है कि अगर पोएट किसी भी पावरफुल भावना को अनुभव करता है, ठीक है, तो वो क्या कर, मतलब जब पोएट किसी पावरफुल भावना को अनुभव करता है तो वो लिखता है पोइट्री। दूसरा स्टेज है बाद में, जब पोएट ट्रैंक्विलिटी में होता है, यानी कि शांत अवस्था में होता है, तो वह उस भावना को फिर से याद करता है, यानी कि उसे रिकलेक्ट करता है। और इस शांतिपूर्ण याद के दौरान वह भावना फिर से उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अब वो विचार और कल्पना से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो पोएट क्या करता है, पोएट कविता का जन्म इसी पुनः महसूस की भावना से होता है। यानी कि पोइट्री भी तब जाके पोएट लिखता है जब वो दोबारा से फील करता है। नेवर फॉरगेट, आगे आते हैं। नेवर फॉरगेट व्हाट आई बिलीव वाज ऑब्जर्व टू यू बाय कॉलरिज, दैट एवरी ग्रेट एंड ओरिजिनल राइटर इन proportion as he is a great and original must himself create the test by which he is to be realized। तो ये जो लाइनें आपकी है लेटर टू लेडी ब्यूमॉन्ट की है। ठीक है, इन्होंने एक लेडी ब्यूमॉन्ट को लेटर लिखा था, लेटर की लाइनें हैं। ये जो कोटेशन है ना, एक लेटर से लिया गया है। ठीक है, जो बताता है कि नया और मौलिक आर्ट को तुरंत क्यों नहीं सराहा जाता है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कॉलरिज का हवाला देते हुए कहते हैं कि एक ग्रेट और मौलिक राइटर जनता की मौजूद पसंद के अनुसार नहीं लिखता। उसका काम इतना नया होता है कि वो मौजूदा जो लिटरेरी इंटरेस्टेड को चुनौती देता है। इसलिए उस राइटर का धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ उसका वर्क ही रीडर को क्या करेगा, लिटरेट करेगा, शिक्षित करेगा और उस रुचि का निर्माण कराएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बात कही है, ये ध्यान रखना है। तो ये थे 50 आपके कोटेशन जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी अभी भी बहुत है इसमें कोटेशन, जैसे कि आपकी लाइनें हैं, उसकी बहुत सारी लाइनें अभी हैं, तो वो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर हम इसको प्रैक्टिस में देख लेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो हम प्रैक्टिस में इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे, कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे ना व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मोर लिखा रहता है। जैसे वीडियो आप देखते हो ना, स्टार्ट करते हो, तो जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मोर लिखा रहता है। मोर पे आप जाओगे ना, क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, वहाँ पे दोनों दिया गया है, दोनों का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर